बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि एचईसी ने अपनी एनआरपीयू की नई कॉल जो है वो लॉन्च कर दी है। और इस कॉल की डेडलाइन जो है वो 16 फरवरी उन्होंने रखी है। यूजुअली जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो हम 1.5 महीने से 2 महीने तक का टाइम एचईसी देती थी। लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने ये टाइम शॉर्ट कर दिया है, तो इसमें उन्होंने बेसिकली अपना प्रोसीजर भी स्प्लिट कर दिया है। इससे पहले जितने भी एनआरपीयूज जमा होते रहे हैं उनमें अमूमी तौर पे हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट सबमिट करते थे, लेकिन इस दफ़ा एचईसी ने अपनी प्रोसीजर्स को चेंज किया है। और उसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पेपर जो है वो अपलोड करेंगे 16 फेब तक। और जो कॉन्सेप्ट पेपर जो है वो इनिशियल स्क्रीनिंग से क्लियर होंगे या सक्सेसफुल होंगे, फिर उन केसेस में एचईसी उन मुतल्लिका पीआईज को रिक्वेस्ट करेगी कि नाउ दे कैन सबमिट द फुल प्रोजेक्ट प्रपोजल। अब इस बैकड्रॉप में चूंकि चेंजेस एचईसी ने इम्प्लीमेंट कर दी हैं, और हमारे जो फैकल्टी मेंबर हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि चेंजेस किस तरह से एचईसी ने अपनी पॉलिसी के अंदर की हैं और इनका इम्पैक्ट क्या आएगा। इस केस में ये समझ लें कि चूंकि एक नया चैलेंज है, तो जहाँ पे नया चैलेंज होता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो जो लोग वेल प्रिपेयर्ड आएंगे उनके सक्सेस के चांसेस भी दूसरे लोगों की निस्बत जो है वो मुख्तलिफ होंगे। तो इस आज के जो अवेयरनेस सेशन है, इसमें मैं आपसे बात करूंगा कि जो एच ई सी एन आर पी यू पॉलिसी 2024, ये एच ई सी ने दिसंबर 2024 में लॉन्च की थी, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। और जो डॉक्यूमेंटेशन अब एच ई सी को एन आर पी यू के लिए चाहिए, तो इसमें एचईसी ने मेनली, पहले भी हम जानते हैं कि वो दो सब ग्रुप्स में अपने फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक कैटेगरी उन्होंने बेसिक रिसर्च ग्रांट्स की रखी है, जिसमें 30% तक आप समझ लें कि बजट एलोकेशन होगी, या 30% बजट एचईसी बेसिक रिसर्च ग्रांट को प्रोवाइड करने जा रही है। अब ये वो रिसर्च है जो जिसे हम रिसर्च बाय रिसर्च कहते हैं। ठीक है, मेरे मेरे पास एक आइडिया है लेकिन वो बेसिक रिसर्च से रिलेटेड है, तो मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है या नहीं है, ये हम जो प्रीवियस एडिशंस ऑफ एनआरपीयू हैं उनमें ये चीज़ें देख चुके हैं। वहाँ पे बस मेरा आइडिया अच्छा होना चाहिए, इट शुड बी नॉवल एंड सिग्निफिकेंट, देन इट्स ओके, आई कैन प्रोसीड विद दैट। But now HEC has changed the scenario. They have like mainly divided into two groups: basic research grant, which will probably deal with the basic sciences subjects or basic ideas. But in my personal opinion, this section will not get many research projects. So if you are thinking to apply previously tested or previously submitted research project in this category, in my opinion, the chances will be low. The next thing, like another grouping is commissions strategic research. In this case, HEC wants to allocate like 70% of its budget. लेकिन बेसिक रिसर्च ग्रांट के अंदर वो बेसिक रिसर्च क्वेश्चंस को ही एड्रेस करना चाहते हैं। और इसकी जो उन्होंने बजट लिमिट रखी है इज अप टू 20 मिलियन, जो पहले भी रूटीन में रही है। लेकिन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो 24 मंथ्स उन्होंने, यानी 3 साल से उसे कम करके 2 साल कर दिया है। इसमें एक कंट्राडिक्शन है। अगर आप एनआरपीयू पॉलिसी 2024 का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे बेसिक रिसर्च ग्रांट का जो टाइम स्पैन है वो 36 मंथ्स है, 3 इयर्स है। लेकिन जो उन्होंने अब कॉल के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वहां पे उन्होंने इसे 24 मंथ्स कर दिया है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई ऐसा फैकल्टी मेंबर है जो बेसिक रिसर्च ग्रांट में अपनी प्रपोजल सबमिट करना चाहता है, तो देन ही शुड लिमिट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टू 24 मंथ्स ओनली। बजाय इसके कि हम कोई गलती करें और हम 36 मंथ्स को लाइक एंटर कर दें, तो आई थिंक इट विल कॉज सम सॉर्ट ऑफ लॉस एट द एंड। अब जो दूसरी टाइप है
जिसमें कमीशन स्ट्रेटेजिक रिसर्च है जो 70% बजट एनआरपीयू का लेगी, उसको उन्होंने फर्दर दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो उसके अंदर एक जो सेक्शन ए है वो थीमेटिक अप्लाइड रिसर्च का है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर उन्होंने बुनियादी तौर पे 7 R&D एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं एचईसी ने थ्रू विगोरस रिसर्च। और दूसरा जो है वो है सॉलिस्टिड अप्लाइड रिसर्च। ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल नया है। इन कमीशन स्ट्रेटेजिक रिसर्च के अंदर जब मैंने इसे स्टडी किया है तो मुझे ऐसे लगा है कि उन्होंने टीडीएफ को अब एनआरपीयू में मर्ज कर दिया है। क्योंकि टीडीएफ के अंदर भी एचईसी की रिक्वायरमेंट यही रही है कि आपके पास एक इंडस्ट्रियल पार्टनर होना चाहिए जो इन टर्म्स ऑफ मनी या काइंड ऑफ मनी कंट्रीब्यूशन दे। और वो 2 साल की उसकी जो है वो ड्यूरेशन होनी चाहिए। और द पीआई शुड फोकस ऑन एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करे। तो अब उन्होंने यानी बेसिकली एचईसी ने अब अपना फोकस जो है वो कन्वेंशनल रिसर्च से इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च की तरफ जो है वो शिफ्ट कर दिया है। इस केस में उन्होंने 7 एरिया जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। और बेसिकली उनका मकसद ये है कि वो मल्टी डायमेंशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स को एचईसी फंड करना चाह रही है, जिसके अंदर कोई ना कोई सोशो इकोनॉमिक या एसडीजीज टाइप के कंपोनेंट जो है वो उसको पीआई एड्रेस करे। थीमेटिक अप्लाइड रिसर्च के अंदर आप 20 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग भी एचईसी से ले सकते हैं, बट इट विल डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन। आप जिस भी इंडस्ट्री के साथ मिलके रिसर्च प्रोजेक्ट जमा करवाना चाहते हैं उसकी जो फंडिंग है टुवर्ड्स द रिसर्च प्रोजेक्ट, एक्चुअली दैट विल डिफाइन द अल्टीमेट अमाउंट। इनिशियली तो हम यही समझते रहे हैं कि जी 20 मिलियन तक का रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो हम कर सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है वो एचईसी ने जो कमीशन स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं उसके अंदर इस बार को हटा दिया है। नाउ वी कैन गो बियॉन्ड 20 मिलियन। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो 24 मंथ्स ही रहेगा, जस्ट लाइक टीडीएफ। और इसके अंदर अगेन एचईसी की जो डिज़ायर है वो ये है कि एकेडेमिया इंडस्ट्री जॉइंट वेंचर होना चाहिए और इंडस्ट्री की तरफ से हमें कुछ फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोजेक्ट बजट के अंदर शो करना है। और उसको शो करने के लिए उन्होंने दो लाइंस हमें दी हैं। एक लाइन है कि डायरेक्ट इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस सपोर्ट करे। जैसे टीडीएफ के अंदर ऑलमोस्ट 20% फंडिंग जो है वो इंडस्ट्री की तरफ से या कमर्शियल पार्टनर की तरफ से होनी ज़रूरी है। लेकिन इस केस में उन्होंने इन काइंड ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। और ये कॉन्सेप्ट मेरे नज़दीक काफ़ी ट्रिकी है। ट्रिकी इन अ सेंस कि हम सारे जानते हैं कि इंडस्ट्री को कन्विंस करना और उनसे पैसे लेके आना इन टर्म्स ऑफ आर एंड डी इज अ डिफिकल्ट जॉब, बिकॉज देयर इज अ डिस्ट्रस्ट बिटवीन इंडस्ट्री एंड यूनिवर्सिटीज। उस चीज को हल करने के लिए वी कैन हिट लाइक कि इन काइंड ऑफ मनी। अब इन काइंड ऑफ मनी में ये है कि बिलफर्स आप इंडस्ट्री के साथ निगोशिएट करते हैं। जो पीआई को ऑनरेरियम मिलता है सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का, उस ऑनरेरियम को पार्टली जो है वो इंडस्ट्री पे कर सकती है। आप इंडस्ट्री प्रीमिसेस यूज करते हैं इंडस्ट्री की कोई लाइक लैब स्पेस या जो उनके पायलट प्लांट हैं उनको यूज करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आप उसको मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो मनी वैल्यू जो है वो दैट वुड बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री। अब इस केस में इंडस्ट्री की तरफ से डायरेक्ट आपको पैसे नहीं आ रहे, लेकिन जस्ट टू ब्रिज द गैप और उस डिस्ट्रस्ट को सॉल्व करने के लिए हम इन काइंड ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जो है वो उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टिल जो कैश वैल्यू है, जिसके पास भी कैश वैल्यू कमिटमेंट होगी, आप समझें कि उसके प्रोजेक्ट सक्सेस जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जिसके पास इन काइंड ऑफ मनी सपोर्ट होगी तो वो मेरे नज़दीक दूसरे नंबर पे आ रहा होगा। और एक बंदा जो बिल्कुल इन दोनों ऑप्शंस के बगैर कमीशन स्ट्रेटेजिक एरिया में अप्लाई करने जा रहा है, तो आप समझे कि मतलब आप बिल्कुल ब्लैंक जा रहे हैं।
चांसेस आर वेरी लो। तो इसलिए हमें ये स्पेसिफिक एक लाइक उन्होंने एक नया फीचर ऐड कर दिया है, और यही चैलेंज है सबसे बड़ा एनआरपीयू के अंदर, और एट द सेम टाइम यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्योंकि आप देखें कि आज Feb 3, 3rd February है, और 16th February को वी हैव टू सबमिट द फाइनल प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स इनिशियल कॉन्सेप्ट पेपर। तो टाइम स्पेन बहुत कम है। 5th February को एक छुट्टी आ रही है, जिस और फिर आप वीकेंड्स को निकाल दें तो एक्टिव आपके पास जो वर्किंग डेज हैं वो तो कुछ 7 के करीब बनते हैं। इन 7 दिनों में इंडस्ट्री को अप्रोच करना और उसको कन्विंस करना, लेटर ऑफ कमिटमेंट लेना, इज हेल ऑफ जॉब। तो जहां ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वहां जो लोग इस प्रोसेस को हिट करेंगे तो उनके सक्सेस रेट जो है वो भी एट द लाइक इट विल बी वेरी हाई। और लास्ट थिंग कि ऐसे जो प्रोजेक्ट हम डिजाइन करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स का हमें सस्टेनेबिलिटी प्लान भी देना पड़ेगा। एचईसी गाइडलाइन में अभी तक मुझे कोई सस्टेनेबिलिटी प्लान नहीं मिला इनिशियली। हो सकता है कि ये फाइनल प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, लेकिन फाइनल प्रोजेक्ट में का अगर हमें इसकी डिटेल ना भी मिले तो वी कैन सर्च इट आउट फ्रॉम गूगल कि किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट का सस्टेनेबिलिटी प्लान क्या है, हम उसको भी उसी तरह से सबमिट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा कि दो किस्म के जो कमीशन स्ट्रेटेजिक रिसर्च है जो 70% ऑफ द बजट लेके आएगी, उसके अंदर दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज थीमेटिक एरियाज, वो ये 7 थीमेटिक एरियाज हैं। अब ये एक एक और ट्रिकी सिचुएशन में हम जा रहे हैं। अब वो जो हमारे पास पहले एक फ्री स्पेस थी कि जी जो प्रोजेक्ट या जो आइडिया मुझे अच्छा लगता है मैं उसको उस पे प्रोजेक्ट बना सकता हूं, तो ऐसी अब चीज रही नहीं है। इस केस में अगर आप पहला एरिया देखें तो ये हेल्थ वेलबींग और बायोटेक्नोलॉजी का है, और उसके अंदर भी उन्होंने आपको फर्दर सब स्पेशलाइजेशन सब फील्ड्स दिए हैं कि आप डायग्नोस्टिक किट्स पे काम कर सकते हैं, ड्रग वैक्सीन डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी में या प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस में काम कर सकते हैं। तो अगर देखें तो ये इज जस्ट अ मिक्स मिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एट द सेम टाइम ऑफ मेडिकल साइंसेस। डॉक्टर्स हैं और साइंस बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो दे कैन ज्वाइन हैंड्स, दे कैन वर्क टुगेदर फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब ये पहले वाला एरिया नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी है तो मैं जीएमओज में चला जाऊं या मैं एग्रीकल्चर यील्ड की तरफ चला जाऊं। तो ये वाले कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे लिमिट कर दिए हैं। उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजीज और साइबर फिजिकल सिस्टम्स के अंदर एआई, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी है, चिप मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर है। अगेन उन्होंने हमें लिमिट करना शुरू कर दिया है एआई के अंदर, यानी जो वो चीज़ें चाहते हैं उससे पहले ठीक है मैं कोई फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहता हूँ या किसी भी ओपन एंडेड चीज़ें उन्होंने एचईसी ने इसमें से ख़त्म कर दी हैं। ये जो सेकंड पॉइंट है, इसको अगर आप गौर से देखें जो आईटी के लोग बैठे हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन इन 7 एरियाज के अंदर हो सकती है। अब ये एक और सिनेरियो है जिस पे मैं चाहता हूं कि हमारी फैकल्टी मेंबर सोचे। बिलफर्ज मैथमेटिक्स के लोग हैं, बाहर उन्हें लगेगा कि हमारा तो इसके अंदर काम ही नहीं है, स्कोप ही इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, मैथ कहीं भी है ही नहीं। लेकिन दे कैन जॉइन हैंड विद द आईटी पीपल। उसकी एक वजह यह है कि जहाँ पे कुछ जो वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसके पीछे जो बेसिक मैथमेटिक्स है, वो एक मिसिंग लिंक है सीएसआईटी के लोगों में और मैथ के लोगों में। मैथ के लोग लोग जो हैं वो मैथमेटिक्स में दे आर वेरी एडवांस्ड, बट दे डोंट नो कि हाउ वी कैन लिंक इट अप विद द सीएसआईटी थिंग्स। आप साइबर सिक्योरिटी को ले लें कि वो इमेजेस जो क्रिप्टोग्राफी है उसके पीछे जो मैथमेटिक्स यूज होता है, जो सीएसआईटी वाले मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं और जो मैथ वालों को जो मैथमेटिक्स का पता है, वो उसके अंदर एक गैप है। तो अगर मैथमेटिक्स के लोग सीएसआईटी के लोगों के साथ मिलके मैथ की एप्लीकेशन टुवर्ड्स एआई सिस्टम्स के साथ कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे तो इट इज इक्वली फिजिबल। अदरवाइज अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो फिर आपको बेसिक रिसर्च में जाना पड़ेगा, जहां पे आपको कायदे आजम यूनिवर्सिटी टक्कर देने के लिए काफ़ी है। तो ये इस दफ़ा हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो हम प्रोजेक्ट को ना उस तरह से कंसीव कर सकेंगे, ना ही उस तरह से प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकेंगे। सस्टेनेबल एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन में देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है। अब जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग हैं
वो सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को मिलके जो है वो इसके बारे में सोचना चाहिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, बैटरीज के बारे में, और रीन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी के जो ऑप्शंस हैं। अब इस रीन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी में बायो एनर्जी जो है वो भी एक इज एन ऑप्शन। लेकिन आप देखिए कि बायोगैस के कितने प्लांट्स लग चुके हैं। अगर आप सिंपली बायोगैस का कोई प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे तो शायद मेरे जैसा रिव्यूअर जो है उसके लिए एक्सेप्टेबल ना हो। लेकिन अगर आप किसी फूड इंडस्ट्री के साथ बायोगैस का प्लांट लगाने जा रहे हैं, कि आप उसके फूड वेस्ट को बायोगैस में या बायो एनर्जी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, देन इट मेक सेंस। अब ये वो लाइंस हैं, मैं अगेन, कि ये वो लाइंस हैं जिस पे पीआई को सोचना है। ये कन्वेंशनल प्रोजेक्ट नहीं बनने जा रहा। इसमें रिव्यूअर भी बहुत डिफरेंट तरीके से उसको रिव्यू करेगा, और आपको भी उसी तरह से डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट को प्रपोज करना है। स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब कन्वेंशनल एग्रोनॉमी तो नहीं चलेगी कि जी बस खाद बढ़ा रहे हैं और साथ में हम यील्ड भी चेक करें, खाद बढ़ा रहे हैं यील्ड बढ़ रही है। तो ऐसी नहीं, उसकी बजाय अगर आप वर्टिकल फार्म्स पे काम कर रहे हैं या इंटरक्रॉपिंग के पैटर्न्स पे, या एक दिन हम बात कर रहे थे कि जी कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो सॉइल और वाटर और लोकल क्लाइमेट करेक्टरिस्टिक्स को से इनपुट ले और प्रपोज करे टू द फार्मर्स कि जी आपकी जो सॉइल है वो इज सूटेबल फॉर सच क्रॉप्स। मतलब rather than going for conventional crops of wheat, rice or sugar cane, why not to go for some vegetables or fruits, some other things? अब अगेन, आपके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज है एग्रीकल्चर का, लेकिन आप ऐप डेवलप करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, तो गो टू द CSIT पीपल और किसी से बात करें, या किसी और यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे अपने दोस्त के साथ बात करें, और देन आप कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोज कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी, ये अगेन ओपन है। अब अगर आप देखें तो जो सोशल साइंसेज के लोग हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम ये है कि जब वो इन सारे एरियाज को देखेंगे, उन्हें नजर आएगा जी हम तो शायद सेवन्थ पॉइंट में फिट हो सकते हैं जहां गवर्नेंस, पॉलिसी और सोसाइटल इनोवेशन की बात है, लेकिन टू सम एक्सटेंट बिलफर्ज आप इस्लामियात की बात करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल मैनेज और सस्टेनेबिलिटी के अंदर हमें अभी भी लाइक प्रॉब्लम है कि टू कन्विंस द पीपल देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब उसको कैसे हिट करना है? आपके पास जो इस्लामियात के लोग हैं या जो सोशियोलॉजी के लोग हैं या साइकोलॉजी के लोग हैं, नाउ दे कैन वर्क टुगेदर कि जी व्हाट आर द हर्डल्स टू टू गेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, व्हाई देयर इज नो एक्सेप्टेबिलिटी। उसके लिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट प्रपोज करके आप इस फिफ्थ जो है स्ट्रीम हमारे पास, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इसके अंदर आप एक कॉन्सेप्ट जो है वो आप अपना कॉन्सेप्ट पेपर सबमिट कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास वेस्ट मैनेजमेंट है, अर्बन प्लानिंग एंड सस्टेनेबिलिटी है, सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, वाटर मैनेजमेंट जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। अगेन, कि हमारे पास एआई टूल्स हैं या कुछ ऐसा इनोवेटिव सिस्टम या इनोवेटिव प्रोजेक्ट है कि जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। सेंसर टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो चुकी है, आरओ सिस्टम हमने लगाए हैं, उनका कोई रियल टाइम डेटा किसी जगह पे कलेक्ट हो रहा है जिसको हम कंटिन्यूस मॉनिटर कर सकते हैं। कहीं पे हमें से मेंटेनेंस चाहिए या कहीं फ्लॉज आ रहे हैं डिलीवरी में, डिस्पोजल में, तो उनको चेक किया जा सकता है। तो इन सारे केसेस में अगर आप एक कॉमन चीज देखें तो उन्होंने आपको एक बाउंड इन्वायरमेंट के अंदर पुश कर दिया है, जहां पे आपकी इंडिपेंडेंस एज रिसर्चर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। तो नाउ यू नीड टू कन्वर्ज योर पर्सनल सब्जेक्ट इनटू मे बी अनदर सब्जेक्ट। अगर आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आपके पास रोबोटिक्स है, आपके पास वो GIS टाइप चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें शायद CSIT के साथ जाके लिंक करती हैं। CSIT के बारे में मैं पहले बात कर चाहूंगा कि हो सकता है उन्हें अच्छी मैथमेटिक्स अप्लाई करने के लिए मैथ के लोगों की ज़रूरत हो, तो देर शुड बी अ टीम वर्क और एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। इसके अंदर सेवेंथ पॉइंट जो है वो गवर्नेंस, पॉलिसी और सोसाइटल इनोवेशन का है, दैट प्योरली बिलोंग्स टू मैनेजमेंट साइंसेज। कि जी जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है या
पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो कैसे मूव होंगी। अब अगर आपका इस एंड पॉइंट देखें तो अगेन दे आर एम्फिसाइजिंग पॉलिसी डेवलपमेंट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स। आपको फिर CSIT की तरफ ही जाना पड़ेगा। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो हमारे पास दो डोमेन्स बचते हैं, एक इंजीनियरिंग का और एक IT का। तो आई वुड सजेस्ट कि जी अपने प्रोजेक्ट को जिस कदर आप AI और IT और इन चीज़ों के करीब लेके जाएंगे, इनोवेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो उतना ब्राइटर होता चला जाएगा। तो देर शुड बी अ टीम बाय द एंड। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो इससे भी ज़्यादा ट्रिकी है, जो मैं पीछे बता के आया हूँ। इसके अंदर इंडिपेंडेंस अब बिल्कुल ही जीरो होने जा रही है। अच्छा, इस वाले को थीमेटिक एरियाज के केस में आपने प्रोजेक्ट कंसीव किया है और अब नाउ यू आर लुकिंग फॉर सम इंडस्ट्रियल पार्टनर। यू कैन इंडिपेंडेंटली कॉन्टेक्ट एनी इंडस्ट्री जो भी आप समझते हैं कि सूटेबल है आपके लिए। तो ये एज PIs आप खुद भी ये काम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। मैंने आपको बताया कि इन एरियाज के अंदर इफ यू गो विदाउट एनी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पार्टनर द सक्सेस रेट विल बी ऑलमोस्ट जीरो। तो ये एक काम तो आपने करना है। दूसरा काम जो है जो अब अगली मैं स्लाइड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सॉलिसिटेड अप्लाइड रिसर्च के अंदर, इसके अंदर उन्होंने कॉन्सेप्ट को उससे भी एक स्टेप आगे ले गए हैं कि द प्रॉब्लम शुड कम फ्रॉम इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री हमें अप्रोच करेगी यूनिवर्सिटी को और वो बताएगी कि ये हमारा एक प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर दें। ठीक है। अब इसके अंदर मेरी सुबह यासिर साहब से बात हुई है जो इंडस्ट्रियल लिंकेज को देख रहे हैं कुछ अरसे से। तो उसमें FFC के साथ एक मीटिंग हुई, 2 से 3 रिसर्च प्रॉब्लम्स उन्होंने बताए अपने। एक राइस फैक्ट्री को हम विजिट करने गए तो 2 रिसर्च प्रॉब्लम्स उन्होंने हमें बताए कि जी ये रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हम यूनिवर्सिटी से फीडबैक चाहते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट किया जाए। तो मैंने यासिर साहब से रिक्वेस्ट की है, हम चैम्बर से भी रिसर्च प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट मंगवा रहे हैं और जो इंडस्ट्रियल पार्टनर हैं और हमारे डोमेन में हम उनको भी कांटेक्ट कर रहे हैं और उनसे भी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स मंगवाएंगे। वो जो भी लिस्ट आएगी देन वी विल शेयर विद यू गाइस। आप उसमें से देखिए कि आप किस रिसर्च एरिया में काम कर सकते हैं। जैसे हम निसार राइस मिल में गए तो उन्होंने हमें बताया कि जी हमारा जो वेस्ट वाटर है वो बेसिकली उसके अंदर वो बॉयलर के लिए वो राइस हस्क यूज करते हैं एज अ फ्यूल। और उसके बाद उम, उनकी जो दिल्ली का राइस हस्क ऐश है वो 4 टन प्रोड्यूस हो रहा है। और वो तो कह रहे थे कि जी हमसे कोई मुफ्त उठा के ले जाए, जो मर्जी करे हमसे ले जाए, 4 टन पर डे। ये एक प्रॉब्लम है। अब इसके लिए वो चाह रहे थे कि यूनिवर्सिटी हमें कुछ सोल्यूशन बताए कि कोई ऐसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है या इसको कैसे हम इकोनॉमिकली जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह उनका वेस्ट वाटर जो सेला राइस यूनिट से आ रहा है उसके अंदर भी गालबन स्टार्च कंपोजिशन है, तो उसको भी वो सॉल्व करना चाह रहे हैं। FFC वाले जो हैं गालबन उन्हें भी वेस्ट वाटर का एक इशू आ रहा है। इसके अलावा उनको कुछ मटेरियल के प्रॉब्लम्स हैं, जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो इंपोर्ट करते हैं और उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम 4-5 इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम जो रिसेंटली हमारे सामने आए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यासिर साहब से बात हुई है, हम इसको एक्टिवली परसू कर रहे हैं, लेकिन चूंकि टाइम हमारे पास कम है 16 फेब तक, तो देन आई वांट यू गाइस कि आप भी अपने जो भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट करें जो पोटेंशियल आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, ताकि हम किसी ऐसे एरिया में जा सकें। इस केस में मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि ये जो बी पार्ट है सॉलिसिटेड अप्लाइड रिसर्च का, चूंकि ये प्रॉब्लम इंडस्ट्री से आना है तो इसके सक्सेस रेट शायद ज़्यादा होंगे। क्योंकि इसके अंदर आपको खुद ही अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा लिमिट लग जाएगी। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जो कम्युनिकेट हों, पहली बात। दूसरी बात कि क्या उस प्रॉब्लम के रिलेटेड हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है भी या नहीं, तो इज़ अनदर प्रॉब्लम। अब इस केस में HEC की गाइडलाइन यही है कि रेलेवेंट इंडस्ट्री से प्रॉब्लम आना चाहिए जो उनकी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को जो है वो कट करेगा, बेसिकली जो वो प्रॉब्लम चाह रहे हैं। इसके अंदर दो चीजें और हैं, ये लेटर स्टेज पे एग्जीक्यूशन स्टेज पे जाके आपके सामने आएंगी, लेकिन आई थिंक यू शुड नो इट अर्लियर। जो रिसर्चर और स्टूडेंट्स होंगे दे हैव टू स्पेंड सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम इन दैट इंडस्ट्री। फैकल्टी के लिए भी उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है कि मिनिमम जो PI है वो 3 से
6 माह जो है वो उस इंडस्ट्री में रहेगा, और उसकी सैलरी जो है वो यूनिवर्सिटी से जाएगी। पेड लीव लिखा हुआ है। ड्यूटी, यानी ड्यूटी लीव और पेड लीव जो है वो यूनिवर्सिटी के एंड पे होंगी। तो वंस यू सबमिट दैट प्रोजेक्ट वी विल साइन इट। तो वो सॉर्ट ऑफ एक एग्रीमेंट है बिटवीन यू एंड द यूनिवर्सिटी एंड द इंडस्ट्री। तो देन द पीआई इज सपोज टू स्पेंड 3 to 6 months इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो ये एक चीज है जो शायद एग्जीक्यूशन स्टेज पे आएगी। बट इफ यू आर वर्किंग ऑन सच प्रॉब्लम, सो यू शुड कीप थिंग्स इन माइंड। मैंने आपसे इन काइंड ऑफ मनी की बात की थी कि प्रॉब्ली टू गेट डायरेक्ट मनी फ्रॉम इंडस्ट्री इज डिफिकल्ट। तो वो जो इन काइंड ऑफ मनी है वो यहाँ से आएगी, कि जो 3 से 6 माह आप यूनि वहाँ गुजार रहे हैं, आपके स्टूडेंट वहाँ जा रहे हैं, कि उनकी बोर्डिंग लॉजिंग, द फैसिलिटीज यू आर यूजिंग, यू नीड टू कन्वर्ट ऑल दोज थिंग्स इनटू मनी। और फिर उसे हम इन काइंड ऑफ मनी के तौर पे जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द बजट ऑफ द प्रोजेक्ट। और इसमें जो एचईसी की गाइडलाइंस हैं वो यही हैं कि हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और चैम्बर्स के साथ मीटिंग करें। और उसके लिए पहले एक कुछ मीटिंग्स हो चुकी हैं, कुछ मीटिंग्स हम यासिर साहब के साथ मिलकर प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। और आखिरी चीज़ ये है कि ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो हैं वो बेसिकली हम एचईसी को प्रेजेंट करेंगे। ये वाली स्लाइड जो है ना, ये एनआरपीयू पॉलिसी से मैंने ली है। अब जो गाइडलाइंस उन्होंने अपलोड की हैं उसमें ये वाली चीजें नहीं हैं। तो यू कैन से कि दीज थिंग्स आर ऑन यूनिवर्सिटी पार्ट, वी हैव टू डू इट, बट ऑरिक एंड कैरियर काउंसिल एंड इंडस्ट्रियल लिंकेज विल डू इट ऑन योर पार्ट। But I am emphasizing that you also need to contact all relevant industrial or commercial partners for your project। उसकी वजह सिर्फ वही शॉर्टेज ऑफ टाइम है। ये मैंने एक वेब पेज ऐड किया है, ये पीपीटी हम आपको भेज देंगे। इसके अंदर एचईसी की एक वेबसाइट, एचईसी की एक सब वेबसाइट पे उन्होंने कुछ इंडस्ट्री की तरफ से प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं कि जी ये कुछ इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज फेस कर रही हैं, तो दे हैव लिस्टेड इट ऑन देयर वेबसाइट। वी नीड टू चेक इट। उनके ईमेल एड्रेस जो कांटेक्ट पर्सन के हैं वो भी दिए हुए हैं। तो ये मैं पीपीटी आपके पास आ जाएगी, यू कैन इवन चेक इट ऑन योर लैपटॉप के जी व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स दे आर शेयरिंग विद अस और किन पे हम काम कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि इस दफ़ा से जो कुछ उन्होंने अब सबमिशन स्टेज और बाकी जो चीज़ें हैं उनके अंदर जो चेंजेस हैं, उसमें पीआई जो है उसका उन्होंने इस दफ़ा से पीएचडी जो है वो कंडीशन लगा दी है। इससे पहले तक पीआई जो है उस पर पीएचडी की कंडीशन नहीं थी। इस दफ़ा उन्होंने पीएचडी की कंडीशन लगा दी है कि जी पीआई जो है वो पीएचडी होना चाहिए। और साथ में जो एमबीबीएस या जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए अलग से कंडीशन लगी हुई है। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो फॉर्मली देयर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मोर देन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एक जनरल कंडीशन एचईसी की तरफ से आती है। प्रोजेक्ट टीम का कॉन्सेप्ट इस दफा काफी ट्रिकी है, इज वेरी ट्रिकी। और जो बंदा इसको हिट नहीं करेगा, मैं मुझे नजर आ रहा है कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होंगे। एचईसी ये चाहती है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी टीम बनाइए। और उसके इससे आगे चल के उन्होंने वो 3 टाइप्स दे भी दिए हैं कि किस तरह की टीम्स वो चाहते हैं। एचईसी वांट्स, यू शुड कोलैबोरेट विद इन योर यूनिवर्सिटी। जैसे मैथ्स और सीएसआईटी है, एग्रीकल्चर सीएसआईटी है, फूड और केमिकल इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट एनवायरमेंटल साइंस के साथ क्लाइमेट फाइनेंस पे कोई प्रोजेक्ट जमा करवाना चाहता है, या इस्लामियात साइकोलॉजी और ऐसे लोग जो हैं वो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जमा करवाना चाहते हैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर। तो दिस टाइम एचईसी क्लियरली वांट्स इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स। और ये टीम वो ये चाहते हैं कि ना सिर्फ आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बनाएं, बल्कि आप अक्रॉस अदर यूनिवर्सिटीज भी आपकी टीम होनी चाहिए। तो अब मैं पीआई से ये बात बता रहा हूं कि अगर आप प्रोजेक्ट लिखना चाहते हैं और विन करना चाहते हैं, तो आप अभी से दूसरी यूनिवर्सिटीज में जो आपके स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं उनको ऑन बोर्ड ले लें। और उस सिलसिले में आपको उनकी साइंड सीवी भी चाहिए, और एज वेल एज अ लेटर ऑफ कॉन्सेंट भी चाहिए। तो जिस भी बंदे के साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो यू नीड टू गेट हिज सीवी, हिज और हर सीवी, एट द सेम टाइम अ लेटर ऑफ कॉन्सेंट। जो भी प्रपोज्ड टीम मेंबर है उसमें यह है कि बिलफर्स आप एक मेंबर कॉमसेट से लेते हैं, एक मेंबर आप यूएफ से लेना चाह रहे हैं,
या एक मेंबर आप नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स से लेना चाह रहे हैं, तो देन इन दैट केस यू नीड थ्री डिफरेंट लेटर्स ऑफ कंसेंट फ्रॉम थ्री डिफरेंट कोलैबोरेटर्स। अब कोलैबोरेशन जो है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, उसमें एक चीज को ध्यान में रखिए कि आपको प्रोजेक्ट के अंदर जिस किस्म की फैसिलिटीज चाहिए वो सारी की सारी फैसिलिटीज कफ्यूट में नहीं अवेलेबल। तो जब आप पार्टनर्स की तरफ जाएं तो ट्राई टू लिंक अप विद अपर लेवल, ऐसे लोगों के साथ जाके लिंक अप हों जो जिनके पास लैब फैसिलिटीज या एनालिटिकल फैसिलिटीज अच्छी हों। एक चीज, दूसरी चीज उनकी सीवी भी मैटर करती है। जब हम प्रोजेक्ट रिव्यू करते हैं तो अमूमी तौर पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पढ़ने के बाद आई विल क्विकली स्विच टू द सीवीज या टू द रिसर्च टीम कि वहां पे कौन कौन है। मतलब बाजुकात ऐसे होता है कि पीआई जो है उसने जिस एरिया जो रिसर्च प्रपोजल सबमिट किए उसमें सिंपली उसने अभी रिसर्च शुरू की है। हो सकता है उसने एक एमफिल स्टूडेंट ग्रेजुएट करवाया हो या एक रिव्यू पेपर उसका हो। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट तो ठीक है आ गया, इतना मुझे ट्रस्ट है कि पीआई कुछ काम भी कर रहा है इस एरिया में, बट स्टिल आई वांट सम सॉलिड एविडेंस। उसके लिए अगर वो मान लें अपने पीएचडी सुपरवाइजर को एंगेज करता है या वो किसी और अपने फील्ड के नॉन बंदे को एंगेज करता है, तो दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट कि पीआई is coming with a well thought proposal और at the same time he has covered all the components। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस प्रपोजल जमा करवा दी और हो जाएगी। नो, इज अ वेरी सीरियस बिजनेस बिकॉज यू आर आस्किंग फॉर मनी एंड इट इज डिफिकल्ट टू गिव यू मनी। You need to tell me that you are eligible and you have the intellect that you can run the project। तो ये चीजें कोई पूछता नहीं है, कहीं भी नहीं लिखी होती, लेकिन ये रिव्यूअर और रिव्यू जो टीम होती है उसके जहन में ये बातें चल रही होती हैं कि जी आपने कैसे इन चीजों को एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोजेक्ट टीम की कंपोजिशन में या मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट एक कोलैबोरेटर यूनिवर्सिटी से लेंगे, रेलेवेंट कोलैबोरेटर अदर देन योर ओन डिपार्टमेंट, और बाकी आप अपने इर्द गिर्द जहां भी आपके नेटवर्क है कनेक्शन है, दोस्ती यारी ना निभाइएगा। गो फॉर सम गुड पीपल, सम स्ट्रॉन्ग पीपल, तो दैट विल पे यू एट द एंड। अब ये कोलैबोरेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है एचईसी गाइडलाइंस के अंदर। इसके अंदर इंटरनल एलोकेशन है, ये अमूमी तौर पे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए रखी है उन्होंने, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी पे भी अप्लाई होती है। जैसे हमारे कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है, कोई मटेरियल फैब्रिकेशन का रिसर्च सेंटर है या कोई एग्रीकल्चर इनोवेशन का रिसर्च सेंटर है या एग्जेक्टिव डेवलपमेंट का एक सेंटर है। अब वो हमारे इंटरनल एलोकेशन है, हम उसे कोलैबोरेटर शो कर रहे हैं। उस केस में हमें ओवरहेड कॉस्ट नहीं मिलेगी क्योंकि पैसा एक ही यूनिवर्सिटी में मेनली आ रहा है, तो ओवरहेड कॉस्ट जो है वो सिंपल एक जेनेरिक सी ओवरहेड कॉस्ट जो भी वो एलोकेट करेंगे वो मिल जाएगी, वो किसी और को पेमेंट नहीं जा रही। लेकिन जब आप सब अवार्ड्स की बात करते हैं, सब अवार्ड्स में ये है कि जैसे आपने फिजिक्स में है तो आपने एक बंदा नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स में रखा है। अब नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स के साथ कोलैबोरेशन यही नहीं है कि वी आर जस्ट कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर, यू हैव टू गिव द, यू नीड टू गिव द कोलैबोरेशन प्लान जिस पे एचईसी एम्फेसाइज कर रही है। और वो कोलैबोरेशन प्लान ये है कि विच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी डन इन एनसीपी। जब वो एक पार्ट एनसीपी में होगा तो उसके फाइनेंशियल्स भी एनसीपी जाने हैं। ये एक नई चीज है कि पहले सारे के सारे फंड कफ्यूट में रह जाते थे, अब वो कहते हैं कि फंड्स जो हैं वो आएंगे कफ्यूट में या प्रिंसिपल जो पीआई है उसके पास आएंगे, बट एट द सेम टाइम दीज फंड्स कैन फ्लो टू द कोलैबोरेटर। अब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी है, जैसे आप कोलैबोरेटर्स के लिए सर्च कर रहे हैं तो सम अदर पीपल विल आल्सो बी सर्चिंग फॉर यू गाइस। कुछ जियो एडवांटेज है आपके पास, स्पेशली जो एग्रीकल्चर के लोग हैं। अ, अगर कोई रिसर्च एग्रीकल्चर से या चोलस्तान से रिलेटेड अगर आती है तो वी हैव सम एडवांटेज। तो लोग आपसे भी लिंक अप करेंगे, तो देन यू नीड टू श्योर लाइक इंश्योर के फंड आपके पास भी ट्रेवल करें जब उनकी प्रपोजल जो है वो अप्रूव हो। ये वन वे नहीं, ये टू वे रहना चाहिए। यानी आप पीआई भी होंगे और एट द सेम टाइम यू विल बी को पीआई इन अदर सम अदर फ्रेंड्स प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट के हवाले से आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि फंड शुड ट्रांसफर टू यू एज वेल। तो ये आप यूं समझ लें कि
HEC चाहती है कि फंड डिसबर्समेंट जो है वो एक बड़े लेवल पे हो और ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएं। उसके अंदर उन्होंने इस केस में स्पेसिफिकली उन्होंने एक एलिमेंट रखा है कि ओवरहेड जो है वो भी 5% उस सब अवार्ड को जाएगा। अगर आप किसी को ऐसे कोलैबोरेटिव पार्टनर को रखते हैं तो जो ओवरहेड है उसका 5% जो है वो दैट विल गो टू दैट पार्टनर। और इसके बाद है आर्म्स लेंथ कॉन्ट्रैक्ट। ये पार्ट अभी मुझे क्लियर नहीं है कि इसमें वो HEC बेसिकली क्या चाहती है। मुझे कुछ ऐसा लगा है कि इवन अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो इवन देन आप प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा जो है वो जैसे सबलेट कर सकते हैं या सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आर्म्स लेंथ कॉन्ट्रैक्ट में मुझे ये समझ आ रही है, लेकिन चूंकि ऑनलाइन फॉर्म के अंदर भी अभी ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो मैं इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। लेकिन आप इसको अगर छोड़ना भी चाहते हैं तो पहले दो तो आपके पास हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी में कोलैबोरेटर ढूंढें और एट द सेम टाइम अपने जो बाकी दोस्त जो बाकी यूनिवर्सिटीज में काम करें उनको जो है वो आप कोलैबोरेशन में रखें। इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन यहाँ प्रेफर्ड लिखा हुआ है, आई वुड से कि इट इज़ अ मस्ट। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप बजट बनाने के लिए जाएंगे मे बी सेकंड पार्ट ऑफ द प्रपोजल, तो अमूमी तौर पे आपके फंड्स कैन नॉट ट्रेवल टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मींस यू कैन नॉट गिव मनी डायरेक्टली फ्रॉम यूनिवर्सिटी अकाउंट टू एनी इंडस्ट्रियल पार्टनर। अदर वे अराउंड हो सकता है, इंडस्ट्री की तरफ से पैसा यूनिवर्सिटी में आ सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी से जो है वो प्राइवेट पार्टनर को पैसा नहीं जाएगा। तो जब आप बजट बना रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब शॉर्ट लिस्टिंग मेथोडोलॉजी के अंदर स्टेज 1 जो कि 16 फेब को क्लोज हो रही है, उसके अंदर जो है वो आपको ऑनलाइन, बिल्कुल जैसे पहले NRPU ऑनलाइन आप सबमिट करते थे, प्रपोजल सबमिट करनी है ऑनलाइन। वो ब्लाइंड रिव्यू में से गुजरेगी और शॉर्ट लिस्टेड प्रपोजल्स जो हैं उनको फिर ईमेल वो भेजेंगे कि जी नाउ कम अप विद डिटेल्ड प्रपोजल। और वो है इसका स्टेज 2। और स्टेज 2 में अगेन फिर वो आप यूं समझे कि जैसे यू हैव टू सबमिट कंप्लीट NRPU प्रोजेक्ट। तो इसमें अब हमारे लिए इस वक्त पास फेल जो है वो स्टेज 1 है, इज नॉट स्टेज 2। मुबाद की बात है, स्टेज 1 इज इंपॉर्टेंट और स्टेज 1 के लिए मैं आई विल री एम्फेसाइज, विदाउट इंडस्ट्रियल पार्टनर विदाउट कमिटमेंट ऑफ मनी, काइंड ऑफ मनी वी विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। और ये जितना चैलेंज है उतनी ही इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है। तो इसको इसमें आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ स्ट्रगल करनी है, और जो स्ट्रगल कुछ हम अपने एंड से कर रहे हैं वी विल शेयर विद यू। जो ऑनलाइन फॉर्म है उसमें अगर आप देखें तो टाइटल ऑफ रिसर्च आप देंगे, कोलैबोरेटर नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करेंगे, टोटल ड्यूरेशन इन मंथ्स मेंशन करेंगे, जो भी थीम प्रपोज रिसर्च एरिया है देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इसका मतलब है कि वो 7 एरियाज जो हैं उनमें से आपको क्लिक करना है कि वेयर यू विल फॉल। डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के बाद सब फील्ड। सब फील्ड इज अगेन अ ट्रिकी थिंग। if you are submitting a proposal in chemistry, don't do this inorganic chemistry like type of thing। वो एक टिपिकल जो है ना एक ग्रुप ऑफ रिव्यूअर्स की तरफ जाएगी। तो उसकी बजाय अगर आप एनर्जी केमिस्ट्री या बैटरीज या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स या नैनो मटेरियल्स की बात करेंगे तो देन इट विल गो टू सम अदर काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स। तो ये एक सब फील्ड की डेफिनेशन जो है वो आपको एक एक मतलब यू नीड टू अप्लाई योर माइंड एंड देन यू हैव टू डिसाइड। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैक्सिमम 500 वर्ड्स। अब ये ऑनलाइन है तो आई होप सो कि आप 500 वर्ड्स को एक्सीड नहीं कर पाएंगे। वो या तो टाइप ही नहीं करेगा या उसको रेड शो करना शुरू कर देगा। इवन दो आप पहले वर्ड में अपने वर्ड काउंट चेक कर लीजिएगा। मैं एज अ रिव्यूअर आपको बता दूं कि ये चीज़ें अमूमी तौर पे हमारे PIs जो हैं वो इसको बॉदर नहीं करते ये लिमिट्स को, बट दे आर देयर फॉर सम पर्पस। इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन योर सेल्फ इन 500 वर्ड्स, यू कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इट इन 5,000 वर्ड्स। यू नीड टू बी वेरी कंसाइज। तो इसलिए ये वर्ड लिमिट यहाँ लगी हुई है। एक बात, दूसरी बात ये है कि दीज आर द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। अगर आप बेसिक चीज़ों को कंप्लाई नहीं कर रहे तो पैसे मिलने के बाद आप कैसे HEC की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करेंगे। दैट मीन्स योर एटीट्यूड इज नॉट सीरियस, यू डोंट बॉदर टू द लीगल थिंग्स।
जो लीगल स्पेस है। तो ये एक मतलब साइकोलॉजिकल इशू है, इसको ज़रा आपको बॉदर करना चाहिए व्हेन यू विल बी राइटिंग डाउन द ऑल दीज थिंग्स। तो इनमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, और सिमिलरली रिसर्च सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस में कोई कहानी नहीं चाहिए। इफ़ यू डोंट बैक योर लाइक आर्गुमेंट विद सम डेटा, लाइक इंपोर्ट्स कट कर रहे हैं तो क्लियरली बताएं कि इतनी इंपोर्ट्स पिछले साल हुई हैं, और अगर हम इसमें जाते हैं तो वी कैन सेव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। वो एक वर्ड्स या वर्डी टाइप थिंग जो है ना, वो नहीं चाहिए उसमें। यू नीड टू बी स्पेसिफिक। रिसर्च मेथडोलॉजी में आपको 1000 वर्ड्स चाहिए। मेरे पास एक प्रोजेक्ट रिव्यू होने के लिए आया, और एक बड़े ही टॉप के इंस्टीट्यूट से आया। तो मैंने जब वो रिसर्च मेथडोलॉजी के सेक्शन में गया, तो वहाँ वो पीए साहब लिखते हैं कि व्हेन आई विल रिसीव द मनी देन आई विल थिंक हाउ आई विल डू द प्रोजेक्ट। तो ये 2 लाइनें उन्होंने लिखी थी, और सारी मेथडोलॉजी उन्होंने मुकम्मल कर दी थी। डोंट डू दिस। अगर आप मटेरियल रिसर्च में या सॉफ्टवेयर का मुझे नहीं पता कि हाउ दे डू इट, तो ट्रिकी इंफॉर्मेशन को हाइड कर लें। जहां आपको लगे कि अगर ये इंफॉर्मेशन भी मैंने डिस्क्लोज कर दी तो पीआई या कोई भी बंदा जो है वो मेरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है एट इज ओन। बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट था कि जी वो कोई एड्जॉर्प्शन करना चाह रहा था बायोमास के साथ। तो देन ही शुड राइट डाउन द लिस्ट द बायोमास। कौन सी बायोमास पे काम करना चाहते हो, किस प्लांट पे काम करना चाहते हो, कौन सी स्पीशी पे काम करना चाहते हो, आई शुड नो। लेकिन कैसे काम करना चाहते हो उस डिटेल को आप कुछ हद तक हाइड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड आउटकम्स लिखिए, और सजेशंस इफ एनी। तो ये बेसिकली इतना ही फॉर्म है जो 16 फेब को ऑनलाइन सबमिट होगा। ऑनलाइन सबमिशन में एक प्रॉब्लम हमेशा रहता है। डोंट वेट फॉर 11 PM ऑफ 16 फेब। नेट के ऊपर इतनी हैवी ट्रैफिक होगी एचईसी की लाइन पे कि आप शायद इसको चला ही ना सके। तो फिर आप जो है वो मतलब आप कहेंगे ये प्रोजेक्ट भी रेडी है, सबमिट भी नहीं करवा पा रहा। तो इसलिए ट्राई टू डू इट 1 डे और 2 डे अर्लियर। ड्राफ्ट में अगर सबमिट हो सकता है सेव एंड क्लोज में तो रखिए। फाइनल सबमिशन चाहे आप आखिरी दिन कर दें, लेकिन एवरीथिंग शुड बी रेडी लाइक बाय द 15th of February सेफली। और अगर उसके अंदर अभी इसमें तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको नहीं चाहिए, यू कैन डू इट एट योर ओन बाय विद योर लैपटॉप और कंप्यूटर। तो आप कर सकते हैं। फिलहाल तक तो हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। इसमें ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन जहां आप इसे मैंने रन नहीं किया अभी। एक दफ़ा इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसे खुद एक दफ़ा रन करें। वो जो जहां एनआरपीयू सबमिट होते हैं गो थ्रू कीजिए कि कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी यहाँ मेरे पास। हो सकता है वहां पे कोई चीज़ अपलोड या डॉक्यूमेंट्स में आ रही हो। अगर नहीं भी आ रही, तो जो आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं डू मेंशन कि जी ये प्रोजेक्ट हम इस इंडस्ट्री के साथ मिलकर करने जा रहे हैं, ताकि रिव्यूअर को फर्स्ट इंस्टेंस में पता चल जाए कि जी इंडस्ट्रियल पार्टनर उसके साथ है। और मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन इसके एंड पे होगी। लाइक लेटर ऑफ कंसेंट अगर वो मांग रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपलोड का इशू या कोई टैब्स होंगी। भी 10 से जो है ना फॉरवर्ड एफिलिएटेड कॉलेजेस का काम स्टार्ट हुआ। तो हम में से काफी लोग जो है ना दे आर इन्वॉल्व। तो अब तो उन्हीं की यहाँ पर ट्रेनिंग भी चल रही है। जब मतलब दे विल बी इन ट्रेनिंग या साथ ही जो है ना कब वो 1 वीक लेट कर दिया जाए ना एग्जाम, तो ये ट्रेनिंग भी चलती रहेगी या किसी की एग्जाम भी टाइम पे हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है ये हम बड़ा बेहतर तरीके से कि ताकि ये सिर्फ मेरे पास एसोसिएट डीन बैठे हैं डॉक्टर यासिर साहब, डिप्टी कंट्रोलर बैठे हैं काशिफ साहब। मैं तो इन्हें दरखास्त कर सकता हूँ कि कुछ इस सिलसिले में हमारी मदद करें। सच तो मेरे पास कोई नहीं है कि मैं पॉलिसी चेंज कर दूं। तो प्रोजेक्ट है जिसमें इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बात की गई है। इंडस्ट्रियल लेटर में क्या इंडस्ट्री इसमें अपने फाइनेंशियल कोई एसेट देगी, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, या जस्ट लेटर जो है वो सपोर्ट के लिए वो चाहिए होगा। अब सपोज कि हम सोशल साइंसेज के लोग हैं, हमारा डायरेक्ट इंडस्ट्री के साथ लिंक नहीं है, हम अपनी इंडस्ट्री अपने डिपार्टमेंट
को जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ से हमें फिनेंशियल तो कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। इंडस्ट्रियल लेटर मिल सकता है, वो हमें दूसरी इंडस्ट्री से भी मिल सकता है, डिपार्टमेंट से भी मिल सकता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सपोर्ट लेटर मीन्स के इंडस्ट्री को फिनेंशियल हिस्सा डालेगी 20%, 10%, या जस्ट फॉर जो है वो एक फेवर के लिए, सपोर्ट के लिए वो होगा। इस पे ये है कि मैंने आपको बताया है कि दो टाइप्स हैं प्रोजेक्ट की इस दफ़ा। एक बेसिक है। बेसिक के अंदर तो ऐसा कोई इंडस्ट्रियल पार्टनर का कॉन्सेप्ट इन काइंड ऑफ या डायरेक्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का नहीं है। जो दूसरा है उसके अंदर है। उसमें से भी अगर आप देखें तो जो सलिस्टेड रिसर्च है उसके अंदर वो तो है, प्रॉब्लम ही इंडस्ट्री से आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ सोशल साइंसेज का रोल कम हो जाता है। हमारे पास थीमेटिक एरियाज रह जाते हैं। थीमेटिक एरियाज में भी एक लास्ट पार्ट है जो गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग का है, और क्लाइमेट चेंज या अडेप्टेशन का है, जहाँ पे आप उसको एज करिकुलम बीइंग एजुकेशनिस्ट आप देख सकते हैं। तो वहाँ स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस की तरफ से एक लेटर, और उसमें अगेन अगर डायरेक्ट फाइनेंस नहीं है तो काइंड ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इज स्टिल एनफ मेरे ख्याल में। जी। आउटसाइड द कंट्री में कोई इशू नहीं है। आप किसी भी इंटरनेशनल या यूनिवर्सिटी से पार्टनर अपना कोलैबोरेटर ले सकते हैं, लेकिन उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगी। जैसे मैंने आपको सब अवार्ड्स में बताया, उसको जो है ट्रांजैक्शन नहीं होगी। बाकी उसके साथ आप कुछ और डील कर सकते हैं कि मे बी इरसिप पे स्टूडेंट वो आपका उसके पास जाएगा, वो सुपरवाइज करेगा, या जॉइंट पब्लिकेशंस होंगी, या फर्दर आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट उस पेज पे सबमिट करवाएंगे। मैम डाइवर्सिटी चाहिए। ये स्पेसिफिकली जो मेल हजरात हैं, हम अमूमी तौर पे जो है वो फीमेल्स को टीम में लेने से जो है ना वो ये रवायत नहीं है हमारी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में या प्रोजेक्ट्स में ये जेंडर इक्वालिटी का एक पार्ट आ रहा है। तो इसलिए आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि आपने जो प्रोजेक्ट टीम बनाई है उसके अंदर आपने जेंडर इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट किया हुआ है। तो वो आप अपने डिपार्टमेंट से कर लें, कोलैबोरेटिव डिपार्टमेंट से कर लें, या किसी और यूनिवर्सिटी के साथ कर लें। तो इसको इंटीग्रेट करना है। मैक्सिमम टीम इतनी हो जो हैंडल हो सके। बहुत ज़्यादा भी मेंबर्स जो हैं वो भी फिर यू कैन नॉट ब्रिंग देम ऑन द सेम टेबल। और अगर कम है, बहुत कम है, तो भी इशू है। इस अप टू यू कि हाउ यू कैन मोबिलाइज एंड हाउ यू कैन एंगेज विद देम। इसका कोई नंबर है नहीं ऐसा। कोई और क्वेश्चन है? किसी इदारे से जो आपका पार्टनर है लेटर लेना है, वो अपना तौर पे बना के देगा या वहाँ की ओरेक से या यूनिवर्सिटी अपने इदारे से लेकर देगा? कितना सीन इस बारे में पढ़ना पड़ेगा अभी भी। मेरा ख्याल ये है कि उसका कॉन्सेंट लेटर चल जाएगा, लेकिन स्टिल कि जी अगर काउंटर साइंड बाय ऑरिक हो जाए या ऑरिक की तरफ से हो जाए ऑन हिज बिहाफ, तो इज बेटर। हो गया वाजे। ये सर जो यूनिवर्सिटी लेटर बना के देगी जी जी। तो उस तरह का होगा जैसे एनओसी बना के देती है, ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये रजिस्ट्रार ऑफिस बताएगा। जी। थैंक यू।